जय हिंद फ्रेंड्स, स्वागत है सभी का आपके इस प्यारे से लेक्चर में। आई होप सभी लोग बहुत मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। तो आज ये गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। क्या हाल चाल है भाई? ठीक ठाक हो सभी लोग? बढ़िया हो? खूब एंजॉय चल रहा है भाई। यही चाहिए, नए नए टीचर मिल गए हैं सबको। हाँ, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग रागनी, विशाल, सभी को गुड इवनिंग जी। तो हम लोग क्या ऑप्टिकल फाइबर कम्युनिकेशन में यूनिट नंबर 1 कंप्लीट हो चुका था। और मुझे उम्मीद है कि अगर मैंने यूनिट नंबर 1 को कंप्लीट किया है, यूनिट 1 को, तो आप लोग भी उसे रिवीजन कर रहे होंगे। आपका भी नोट्स वगैरह सब क्लियर होगा, आपका भी कंप्लीट होगा। मैं ये मानता हूं। आगे आपकी जिम्मेदारी क्या है वो आप समझेंगे। तो सभी को गुड इवनिंग जी। हम्म। हाँ, गुड इवनिंग। ठीक है, आगे लेके चलते हैं। अब हमको पढ़ना है यूनिट नंबर 2। तो यूनिट 2 क्या है फ्रेंड? यूनिट 2 है हमारे पास ऑप्टिकल फाइबर। पहला इंट्रोडक्शन था और दूसरा है हमारा ऑप्टिकल फाइबर। इस ऑप्टिकल फाइबर में क्या पढ़ना है कि हमारा नेचर ऑफ लाइट क्या होता है। आसान यूनिट है, आप लोग पढ़े हुए भी हो, बहुत आसान यूनिट है। क्या है यूनिट का नाम? यूनिट का नाम है नेचर ऑफ लाइट। इसके क्या प्रॉपर्टीज हैं, फिर उसका डिफिनीशन कॉन्सेप्ट बताना है आपको कि डिफिनीशन कॉन्सेप्ट है रिफ्लेक्शन क्या, कि रिफ्रैक्शन, डिस्प्रेशन, इन सभी चीजों के बारे में आपको अच्छे से बताना है। ठीक है, नमस्ते नमस्ते, राधे राधे, सभी को राधे राधे। राधे राधे भाई, राधे राधे। ठीक है। तो चलो भाई स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं नेचर ऑफ लाइट। यानी कि लाइट हमारे पास क्या है भाई। लाइट तो अलग अलग प्रकार की भी होती है। सूर्य की भी लाइट होती है भाई। देखो भैया, जमीन से भी लाइट निकल रही है क्या? हाँ भाई, जमीन से भी लाइट निकल रही है। ऐसा भी तो कुछ नजर आ रहा है। जी हाँ सर। तो हम बात करते हैं लाइट, जो सन की लाइट होती है, सूर्य से निकलने वाली प्रकाश। तो वह जो प्रकाश होती है वह एक प्रकार का इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होता है। कैसा होता है? एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की तरह वह चलती है। अच्छा, जिसमें क्या होता है, जो एनर्जी के रूप में वह रहती है, वह प्रकाश एक प्रकार की एनर्जी के फॉर्म में रहती है। उसमें बहुत एनर्जी रहते हैं। सागर सर बहुत ही अच्छा पढ़ाते हैं। हाँ, मुझे पता ही है भाई। ये तो रियलिटी में अच्छा पढ़ाते हैं। मैंने कहा था ना कि भाई, तभी तो एक बार मैंने कहा एक दो लेक्चर आप देखो, बहुत अच्छा लगेगा। उनकी पीपीटी की एक दो लोग कंप्लेंट किए थे, लेकिन कल की पीपीटी आप देखे होंगे तो बहुत ज्यादा मेहनत किए थे। कल की पीपीटी में मुझे नहीं लगता कोई गड़बड़ी उसमें थी ज्यादा कुछ। तो दिन प्रतिदिन इंसान चेंजिंग आता है, सीखता है। तो भी सीख रहे हैं वो, लाते हैं पीपीटी बना के मुझे देते हैं। सर कहीं गलती है तो बताइए, इसमें क्या है, मैं क्या एक्स्ट्रा चीजें कर सकता हूँ सर, इमेज कहाँ लगा सकता हूँ सर, ये कैसे। तो मुझे दिन भर में 3-4 बार वो खुद भेजते हैं। फिर आधा घंटा पहले आते हैं, क्लास लेने का आधा घंटा पहले मेरे साथ बैठ के पूरा डिस्कस करते हैं, कौन सी टॉपिक कहाँ रहेगी, कैसे क्या होगा सर, कौन सा इमेज है। ना। तो चीजें थी। थोड़ा आप लोग को थोड़ा चीजों को समय, किसी चीज को समझने के लिए देना पड़ता है। आपकी आदत मेरे साथ लग गई है, पहले नहीं थी ना। थर्ड सेमेस्टर में आप लोग भी तो मेरे साथ, आप लोग मेरे भी तो कंप्लेन कर रहे थे, सर आप मत पढ़ाइए एलआईसी, एक टीचर और बुलाइए। आप भी तो कंप्लेन कर रहे थे। क्या मेरी कंप्लेन नहीं आप लोग किए हो? किए तो हो ना आप लोग कंप्लेन। वैसे किसी टीचर को समय दोगे तो अपने आप को एक दिन में नहीं प्रूफ कर देगा। उसके लिए थोड़ा समय चाहिए ना। थोड़ा बहुत उसको समय चाहिए, थोड़ा बहुत। हाँ, इंसान क्योंकि ऑफलाइन ऑनलाइन में अंतर होता है ना। ऑफलाइन में क्या होता है कि चीजें आसानी से मिल जाती है। ऑफलाइन में चलो ठीक है, आज नहीं है ठीक है कल। ऑनलाइन में क्या, ऑनलाइन में चीजें प्रॉपर रूप से पीपीटी कंटेंट दोनों ध्यान देना पड़ता है। बट कोई बात नहीं, बहुत अच्छे से पढ़ाएंगे, उसका आपको टेंशन नहीं लेना है। और साथ में मैं तो आपके साथ हूं ही यार, मैं कहाँ भाग रहा हूँ। तो लाइट क्या है? लाइट एक प्रकार की हमारे पास क्या है दोस्त? लाइट एक प्रकार की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, जो ऊर्जा के रूप में एक स्थान से दूसरे स्थान तक चलती है। यानी कि प्रकाश भी एक जगह से दूसरे जगह तक चलती है। अच्छी बात यह है कि प्रकाश बिना किसी माध्यम का भी चलती है। मतलब अगर माध्यम नहीं है तो भी प्रकाश चलती है, प्रकाश निर्वात में भी चलती है। किसी मीडियम की आवश्यकता नहीं होती है। यहां दूसरा पॉइंट ये है, इसमें किसी प्रकार की फिजिकल मीडियम या
किसी प्रकार की माध्यम की आवश्यकता ही नहीं है। प्रकाश निर्वात में भी चलती है, चाहे हवा रहे चाहे न रहे, दोनों जगह प्रकाश चलती है। अच्छा जी, अब ये जो लाइट होती है, इस लाइट की चाल, ये जो प्रकाश, उस प्रकाश की चाल कितनी होती है, वो कितने स्पीड से चलती है। तो प्रकाश की चाल जो होती है वो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, यानी 1 सेकेंड में 3 × 10⁸। अब 3 के बाद 10 तो जीरो बढ़ा लो, 1 सेकेंड में उतनी तेज की स्पीड से प्रकाश चलती है। और खास बात होती है, जो प्रकाश होता है वह वेव और कण यानी पार्टिकल दोनों के गुण पाए जाते हैं। यह वेव के रूप में भी चलती है। वेव मतलब जो हमारी तरंगे होती है, तरंग के रूप में भी हमारी प्रकाश चलती है। और साथ साथ में यह कण के फॉर्म में, फोटॉन, क्या जो प्रकाश का सबसे छोटा से छोटा जो कण होता है, वो छोटे से छोटे कण को हम लोग फोटॉन कहते हैं। तो हमारा जो प्रकाश होता है वह वेव और कण यानी पार्टिकल दोनों के रूप में चलता है। इसलिए इसका नाम रखा गया है कि प्रकाश को हम डुअल नेचर के नाम से भी जानते हैं। क्या? वेव पार्टिकल डुअल नेचर भी कहा जाता है। किसको? हमारा प्रकाश को। यह सब कुछ 10th का है। तो प्रकाश आती है एक स्थान से दूसरे स्थान, दूसरे से तीसरे स्थान, यह चलती रहती है। क्या? यह चलती रहती है। लेकिन एक चीज हमको यह पता लगता है कि प्रकाश कहीं गिरती है तो हमको कैसे दिखाई देता है, तो उसका कारण है रिफ्लेक्शन, परावर्तन। क्या कारण है दोस्त? परावर्तन। अगली टॉपिक हम बात करते हैं प्रकाश के क्या क्या गुण होते हैं। सबसे अच्छा गुण होता है प्रकाश सीधी रेखा में चलता है, बिल्कुल सीधा, डुक 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 आगे की ओर। कैसे चलता है? प्रकाश बिल्कुल सीधी रेखा में चलता है। दूसरा है प्रकाश निर्वात में भी चलता है। तीसरा है प्रकाश बहुत अधिक तेजी से चलता है। एक तो हो गई सीधी रेखा, दूसरी हो गई प्रकाश निर्वात में, हवा रहे न रहे वहां भी चलेगा। तीसरा है बहुत स्पीड से चलेगा। चौथा क्या है कि यह प्रकाश अपनी लाइट को परावर्तित भी करता है, अपवर्तित भी करता है। अब परावर्तन अपवर्तन आगे आप पढ़ोगे। फिर इसका विक्षेपण भी होता है। क्या होता है विक्षेपण? सब आगे है टॉपिक में, ये सब कुछ पढ़ोगे। फिर ऊर्जा वहन करता, मतलब एनर्जी को साथ लेके चलता है। ये नहीं कि यहां से वहां आगे चले गए तो एनर्जी नहीं रहेगी, नहीं नहीं, जो एनर्जी यहां है थोड़ा आगे जाएगा वो एनर्जी वहां पे मिलेगा। तो प्रकाश क्या है? एनर्जी को साथ साथ लेके चलते, यानी कि ऊर्जा वहन करता है। ठीक है। तीसरा हमारे पास यह वेब और तरंग दोनों के रूप में चलता है, वेब और कण के रूप में। और दर्पण पे क्या होती है? प्रकाश परावर्तित भी होती है और एकत्रित भी होते हैं। हम प्रकाश को फैला भी सकते हैं, एक स्थान दूसरे स्थान तक भेज भी सकते हैं, और प्रकाश को हम एकत्रित भी कर सकते हैं। अवतल दर्पण देखो, अवतल दर्पण में क्या होता है? प्रकाश वापस रिफ्लेक्ट होकर किसी एक पॉइंट पे आता है। या उत्तल लेंस ले लो, उत्तल लेंस में भी क्या होता है? सारा प्रकाश एक पॉइंट पे आके गिरता है। गिरता है नहीं गिरता है? अगर आप जानते होंगे तो अच्छी बात है। यानी कि यह लेंस के द्वारा इसको हम अपवर्तित भी करा सकते हैं। ये प्रकाश की कुछ प्रॉपर्टीज थी। क्या है? प्रॉपर्टीज। सारा टॉपिक आपका क्या है? बिल्कुल क्लास 10th है, बहुत आसान टॉपिक है। दूसरा है प्रकाश का परावर्तन क्या होता है। सो माय डियर स्टूडेंट, प्रकाश का परावर्तन कौन नहीं जानता है? सब जानते हैं। प्रकाश का परावर्तन क्या होता है? प्रकाश का परावर्तन वह प्रक्रिया होती है जब हम किसी पालिशदार या किसी चिकने तल पे प्रकाश गिरता है। जब किसी पालिशदार या किसी चिकने तल पे जब प्रकाश हमारा गिरता है तो उसका अधिकांश भाग क्या होता है? उसका अधिकांश भाग वापस लौट जाता है उसी दिशा में। जब किसी पालिशदार या चिकने तल पे प्रकाश गिरता है उसका अधिकांश भाग वापस लौट जाता है। इसी घटना को पूरा प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रकाश का परावर्तन। जिस माध्यम से आता है उसी माध्यम में क्या होता है? वापस लौट जाता है। तो यहां पे वही टॉपिक है कि परावर्तन वह प्रक्रिया है जिसमें लाइट रे, क्या जो प्रकाश की किरण है किसी चमकदार या परावर्तित, मतलब जो हमारी पालिशदार किसी सतह से टकराती है तो उसी मीडियम में वापस लौट जाती है। जिस माध्यम से आती है उसी माध्यम में वापस लौट जाती है।
दूसरी चीज हम बात करें, जो प्रकाश हमारी गिरती है, जो प्रकाश आती है, सो आने वाली प्रकाश को हम आपतित किरण कहते हैं। क्या दोस्त, आपतित किरण क्या है कि आने वाली प्रकाश को आपतित किरण कहा जाता है और जाने वाली प्रकाश को क्या कहते हैं, परावर्तित किरण कहते हैं। अगर उसी माध्यम में वापस लौट रही है तो आने वाली प्रकाश क्या होती है, आपतित किरण। तो यहां आप इसके आगे हेडिंग बना के आप आपतित किरण लिख सकते हो कि आखिरकार आपतित किरण क्या है। क्या, आप आपतित किरण, परावर्तित किरण, इसके नीचे आप पॉइंट बना के लिख सकते हो, समझ गए। तो आने वाली प्रकाश को आपतित किरण, तथा जो पालिशदार या जो चिकना तल है उससे वापस उसी माध्यम में जाने वाली किरण को क्या कहते हैं, परावर्तित कहते हैं। क्या, परावर्तित किरण। दूसरी चीज क्या, अगली चीज, आपतित किरण और परावर्तित किरण के बीच में एक लाइन खींची जाती है। ध्यान से सुनो, क्या दोस्त, आपतित किरण और परावर्तित किरण के बीच में एक लाइन खींची जाती है। क्या, एक लंब खींचा जाता है जिसे अभिलंब बोलते हैं। आपतित किरण और परावर्तित किरण के बीच में एक लंब खींचा जाता है जिसे अभिलंब बोला जाता है। क्या बोला जाता है, अभिलंब बोलते हैं। तो आपको तीन टॉपिक समझ में आए, आपतित किरण किसे कहते हैं, परावर्तित किरण किसे कहते हैं और अभिलंब किसे कहते हैं। आई होप आपको यह चीज समझ में आई होगी। बोलो बोलो बोलो, समझ में आए, ठीक है। अब देखो यहां पे कुछ चीजें हैं, यहां पे आई लिखा है, यहां पे आर लिखा है। ये भी चीज देखो, सारा चीज आप पॉइंट बना के इसके नीचे आप लिख सकते हो, यह आपकी जिम्मेदारी है। मैं समझा रहा हूं बिकॉज बहुत बेसिक है। आपतित किरण और अभिलंब के बीच जो कोण बनता है उसे आपतन कोण कहते हैं। क्या, जो हमारे पास आई है, इस आई को आपतन कोण कहा जाता है। क्या कहा जाता है, आपतन कोण। तो आपतित किरण और अभिलंब के बीच बने कोण को क्या कहा जाता है दोस्त, है आपतन कोण कहते हैं। और आप अभिलंब और परावर्तित किरण या परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच बने कोण को हम परावर्तन कोण कहते हैं। यानी जो आर है, इस आर को हम परावर्तन कोण कहते हैं। क्या कहते हैं, परावर्तन कोण। तो आपने देखा, आपने क्या देखा भाई, आपने यह देखा कि आपतित किरण और अभिलंब के बीच बने कोण को आपतन कोण और आपतित किरण और अभिलंब के बीच बने कोण को परावर्तन कोण कहा जाता है। आवाज रुक गई, ऐसे कैसे आवाज रुक गई, सब कुछ सही है। हाँ, तो आई होप आपने ये देख ला, सब कुछ आपको पता लग गया। अब जो प्रकाश का परावर्तन होता है उसके कुछ मुख्य पॉइंट होते हैं। पहला मुख्य पॉइंट ये है कि यह आपतन कोण और परावर्तन कोण बराबर होते हैं। क्या, आपतन कोण और परावर्तन कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं। पहला मुख्य पॉइंट ये है। दूसरा मुख्य पॉइंट है, आपतित किरण, अभिलंब और परावर्तित किरण, आपतित किरण, अभिलंब और परावर्तित किरण, यह तीनों एक ही तल में होते हैं। यह तीनों एक ही तल में होते हैं और जिसे आपतन बिंदु कहते हैं। यह तीनों एक ही तल में स्थित होते हैं। ये चीज आपको याद रखना है। वही चीज है कि पहला पॉइंट यह हो गया, प्रकाश किसी सतह से टकराता है तो उसी माध्यम में क्या होता है, वापस लौट जाता है। ये चीज आपने देखा। प्रकाश का परावर्तन जो होता है लाइट, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, यानी कि प्रकाश का जो परावर्तन होता है वो परावर्तन के नियम का पालन करता है। यानी लाइट प्रकाश के परावर्तन का नियम का पालन करता है। अब प्रकाश के परावर्तन के नियम का पालन क्या है, अब भाई होता क्या है, प्रकाश का परावर्तन है क्या, उसका नियम क्या है, अभी नियम के बारे में चर्चा करेंगे। मुख्य पॉइंट क्या है, आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। आपतित किरण, परावर्तित किरण, अभिलंब तीनों एक ही तल में, एक ही समतल में स्थित होते हैं। ठीक है, आगे लेके चलते हैं। अब मैं आपको बताता हूं प्रकाश के परावर्तन का नियम। सर, एक ही तल का मतलब समझते हो, एक ही तल का मतलब कि अगर इधर से प्रकाश आ रही है और प्रकाश अगर इधर जा रही है और इनके बीच मैंने एक लंब खींच दिया
क्या, इनके बीच मैंने एक लंब खींचा तो जिसे अभिलंब कहते हैं। तो ये तीनों के तीनों एक ही पॉइंट, एक ही तल पे होते हैं और इसी तल को कहा जाता है आपतन बिंदु कहते हैं। क्या कहते हैं? आपतन बिंदु कहा जाता है। समझ गए? जी हाँ सर। अब बात करते हैं सर, प्रकाश का परावर्तन क्या होता है। तो प्रकाश का परावर्तन क्या होता है भाई? प्रकाश का परावर्तन बहुत ज्यादा कुछ तो नहीं होता है। क्या, इसके दो नियम होते हैं। प्रकाश के परावर्तन के दो नियम होते हैं। पहला नियम वही है, पहला नियम क्या है? चलो, पहला नियम क्या है? पहला नियम हमारा ये है कि आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही तल में उपस्थित होते हैं। ये प्रकाश के परावर्तन का पहला नियम है। दूसरा नियम क्या है? दूसरा नियम यह है कि यह जो हमारा आपतन कोण है यह परावर्तन कोण के क्या होता बराबर, यानी कि I बराबर R होता है। आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। इसी दोनों नियम को कहते हैं प्रकाश के परावर्तन का नियम। तो प्रकाश के परावर्तन के दो नियम थे। एक हमारा पहला, जिसमें आपतित किरण, परावर्तित किरण, अभिलंब तीनों एक ही पॉइंट पे स्थित होते हैं। दूसरा, आपतन कोण, परावर्तन कोण, ये सब क्या होते हैं? ये बराबर होते हैं एक दूसरे के। ये हो गया परावर्तन से रिलेटेड। अगली जो टॉपिक आती है वो हमारा होता है अपवर्तन। कि मेरे दोस्त अपवर्तन क्या है? क्या, कि अपवर्तन क्या है? तो अपवर्तन क्या होता है कि इसमें जब हम प्रकाश की किरण को किसी भी स्थान पर भेजते हैं, या क्या, वह प्रकाश, या दोस्त वह प्रकाश, या जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है। हमने क्या किया, एक पारदर्शी दर्पण लिया। जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में क्या कर रही है, प्रवेश कर रही है, तो वह अपने मार्ग से विचलित हो जा रही है। क्या, वह अपनी जो दिशा है, जैसे इस प्रकाश को सीधे जाना चाहिए, तो अपनी जो उसकी दिशा है उस दिशा से प्रकाश भटक के टेढ़ी हो गई। तो जब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रकाश क्या होती है, गति करती है, तो उसकी जो डायरेक्शन होती है वह डायरेक्शन क्या होती है, चेंज हो जाती है। तो यानी कि इसी घटना को क्या कहते हैं, प्रकाश का परावर्तन। कि जब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रकाश क्या करती है, गति करती है, तो उसकी डायरेक्शन क्या होती है, चेंज हो जाती है। सर, रे का नाम इंग्लिश में लीजिए, ऐसे समझ। ओहो, रिफ्रैक्शन एंड इनसाइड रे के। अब भाई इसमें हिंदी वाले भी हैं, तो हिंदी वाले कहेंगे रे का नाम अंग्रेजी में लीजिए, तो फिर क्या दिक्कत होगा। अगर जो इंग्लिश वाले हैं तो इंग्लिश वाले, मतलब आपको तो अंग्रेजी आती है ना, लेकिन हिंदी वालों के लिए तो पहले हिंदी वालों को बताना पड़ेगा ना, उनको अपवर्तन बताना पड़ेगा ना, उनको तो अपवर्तन बताना पड़ेगा। अब उन्हें आपतित किरण तो बतानी पड़ेगी ना। अंग्रेजी वाले अगर जिसको प्रॉब्लम है तो भाई अंग्रेजी वाले तो पहले से जानते हैं, और उसे बेसिक है, इसमें हिंदी इंग्लिश में क्या ही बताऊं, बताओ। आपने पहले क्लास 12th में सभी लोग पढ़े हैं। अब इसमें देखो, जो बीच में जो लाइन खींची जाती है, इसमें नॉर्मल लाइन, या इसी को भी हम लोग अभिलंब बोलते हैं। इसे भी हम लोग क्या कहते हैं, अभिलंब बोल सकते हैं। तो ये चीज हो गई हमारा प्रकाश का परावर्तन। क्या भाई, प्रकाश का परावर्तन क्या है? लाइट ऑफ रिफ्लेक्शन क्या है? कि जब प्रकाश एक माध्यम से, एक मीडियम से दूसरे मीडियम में प्रवेश करता है, तो उसकी गति और दिशा क्या होती है, बदल जाती है। इसी घटना को क्या कहते हैं, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कहा जाता है। क्या, प्रकाश का परावर्तन। तो यह हमारे पास है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। अब कुछ चीजें समझो। क्या समझो? कि यह जो प्रकाश का परावर्तन है, अपवर्तन, सॉरी अपवर्तन, यह जो प्रकाश का अपवर्तन है, यह दो प्रकार से होता है। दो प्रकार से क्या होता है? जैसे अगर डेंजर से रेरार, या जिसको हम लोग कहते हैं सरल और विरल, ऐसे जिसे हम लोग कहते हैं सघन, सघन और विरल हिंदी में कहा जाता है कि भैया सघन माध्यम और विरल माध्यम।
एज एग्जाम्पल सघन का मतलब क्या होता है, जैसे हमारा हो गया वाटर, हमारा क्या हो जाए भाई, हमारा हो जाए कांच, हो जाए ग्लास, क्या हो जाए ग्लास, ये सब सघन माध्यम। विरल का मतलब जैसे एयर, क्या हो जाए एयर, गैस, ये सभी क्या होते हैं, हमारे विरल माध्यम होते हैं। तो चलो भाई सघन और विरल में लेके चलते हैं, सघन और विरल के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले सुनो ध्यान से, जब प्रकाश क्या करती है, अगर यहां पे हमारे पास मान लिया क्या रहे कि अगर ऊपर हमारे पास एयर है, क्या है भैया एयर, ठीक है सर, और यह अंदर भी ग्लास के अंदर भी कुछ भी नहीं है, एकदम बिल्कुल एयर है, क्या है एयर है। तो इसमें क्या होता है, इसमें हमारा बिल्कुल ये पेंसिल देखो सीधा के सीधा दिख रही है, क्योंकि माध्यम सेम है। तो समान माध्यम में कभी भी प्रकाश टेढ़ी नहीं होती, सीधा चलती है। लेकिन जब माध्यम चेंज होता है, माध्यम चेंज होने का मतलब, जैसे यह हमारा है विरल यानी कि रेरर, या इसको कह लो विरल माध्यम, और इसे आप क्या कर सकते हो, यह हमारा क्या है डेंजर मीडियम, या जिसे हम सघन मीडियम कहते हैं, यह हमारे पास है सघन मीडियम, या जिसे हम डेंजर मीडियम कहते हैं। तो जब दोनों में, जैसे मान लो बाहर एयर है और अंदर हमारे पास वाटर है, तो जब ये पेंसिल मैंने डाला तो ये पेंसिल का देखो, जैसे हमको क्या दिख रहा है कि पेंसिल हमारा क्या होगा, टूट गई है, आधी पेंसिल अंदर है आधी टूटी हुई है। बट ऐसा नहीं है, यह प्रकाश का अपवर्तन के कारण आपको पेंसिल टेढ़ी दिख रही है। कैसा दिख रहा है, पेंसिल टेढ़ा दिख रहा है, किसका कारण है, अपवर्तन का कारण है। अब यह टेढ़ा कैसे पता लगेगा, ज्यादा टेढ़ा रहेगा कम रहेगा किधर की ओर रहेगा, अब देखो, जैसे यह मैंने कहा यह हमारा क्या है नॉर्मल लाइन है, कि जब हमारा यह डेंजर का मतलब होता है सघन, और यह हमारे पास है विरल मतलब हवा। तो जब हम लोग सघन से विरल की ओर जाते हैं, क्या, जैसे मान लिया यह हमारे पास है ग्लास यानी कि कांच, और यह हमारे पास मैंने मान लिया एयर। तो जब हम प्रकाश कांच से एयर में भेजते हैं, यह हमारा जो प्रकाश का कण, जो प्रकाश की लाइट होता है, यह जो नॉर्मल लाइन है वो नॉर्मल लाइन से दूर भागती है, नॉर्मल लाइन से क्या होती है, दूर भागती है। लेकिन जस्ट इसी का अगर हम उल्टा कर दे, ऊपर हम लोग एयर रख दें, नीचे और हम लोग कांच रख दें, नीचे क्या कर दें, कांच रख दें, तो उससे क्या होगा, ये उल्टा। अब ये जो हमारा नॉर्मल लाइन है, इस नॉर्मल लाइन के पास में आती है, क्या भाई, इस नॉर्मल लाइन के पास में आती है। तो अगर प्रकाश नॉर्मल लाइन से दूर जा रही है, तो मतलब वह कैसा मीडियम है जिसमें दूर जा रहा है, वह विरल मीडियम है, उसमें एयर के पार्टिकल है। और अगर हमारे पास जो नॉर्मल लाइन है, इस नॉर्मल लाइन के पास में आती है, यानी ये जो अभिलंब है, इसके पास में अगर हमारा किरण आता है, तो उसका मतलब क्या है, उसका मतलब वह है कैसा, सघन मीडियम है, डेंजर मीडियम है। तो एक चीज आपको ध्यान रखना। अब मेरी बात सुनो, अब यहां पे जो किरण इधर आती है, जो किरण आती है, मान लो आपतित किरण आती है, जी हाँ सर आपतित किरण आती है, तो मैंने मान लिया भैया इधर से आने वाली किरण जो आपतित है, मैंने मान लिया हमारा फर्स्ट माध्यम है N1, क्या है, ये एक माध्यम है N1 पकड़ लिया, और यह दूसरा माध्यम मैंने पकड़ लिया क्या है, N2 है, दूसरा माध्यम क्या है, N2 है। तो ऊपर वाला N1 पकड़े, नीचे वाला N2, कोई भी रहे सघन विरल कोई भी रहे, कोई दिक्कत नहीं है ना। अब इसमें देखो इस माध्यम में क्या है, यह जो हमारी किरण है, यह किरण हमारे पास क्या होती है, यह इसके पास में आती है, अभिलंब के क्या होती है, यह अभिलंब के पास आती है, और इस माध्यम में क्या होती है, अभिलंब से दूर जाती है, बिकॉज इसमें एयर है और इसमें हमारा कांच है। अगला पॉइंट वही यहां पे लिखा गया है कि यदि प्रकाश क्या विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है, तो वह अभिलंब की ओर झुक जाती है, और दूसरा अगर सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है, तो नॉर्मल पार्ट से दूर मुड़ जाती है, और यही ऑप्टिकल फाइबर कम्युनिकेशन के सिद्धांत पे कार्य करता है। यह हमारे पास दो टॉपिक था जो कि आपको बहुत इजी है, आपने पढ़ा भी होगा। बताओ एक बार किसको किसको समझ में आया, जिसको जिसको आया SP टाइप करो, जिसको नहीं आया क्या करो, 00 टाइप करो।
जीरो वाले तो मुझे नहीं लगता क्योंकि सारा टॉपिक वही है। अब उसके बाद आता है प्रकाश के परावर्तन का नियम क्या होता है। तो प्रकाश के परावर्तन के 3 नियम होते हैं, सॉरी 2 नियम होते हैं। सर कौन कौन से 2 नियम होते हैं? पहला नियम यह कहता है कि आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही तल में, इसे आप अभिलंब भी बोलते हो, ध्यान रहे। नॉर्मल पाथ को क्या बोलते हो? अभिलंब भी बोला जाता है। जब है आपतित किरण, सॉरी या अपवर्तित किरण, आपतित किरण और अपवर्तित किरण और अभिलंब जब तीनों एक ही पॉइंट पे होते हैं तो ये तो पहला नियम था। दूसरा नियम क्या कहता है? दूसरा नियम यह कहता है कि एक माध्यम से जब दूसरे माध्यम में प्रकाश जाती है, सर कंफ्यूज हो गए? अरे कंफ्यूज क्यों हो? कांच मतलब सघन, जिसके पार्टिकल पास पास होते हैं, जिसके पार्टिकल बहुत नियरेस्ट होते हैं, वह हमारा कैसा मीडियम होता है? वह सघन मीडियम होता है। और जिसके पार्टिकल दूर दूर होते हैं वो हमारा विरल मीडियम होता है। तो जब प्रकाश सघन में प्रवेश करेगी तो अभिलंब से सट जाती है। सट जाने का मतलब पास आती है। स से सघन, स से प्रकाश का सट जाना। देखो यहाँ पे यह क्या है? यह हमारा सघन मीडियम है। यह अभिलंब से क्या हो रही है? बहुत पास आ रही है, मतलब इसी से सट जा रही है। क्यों? क्योंकि यह सघन मीडियम है। तो विरल वाला इसका उल्टा होगा, अभिलंब से दूर भाग जाएगी। तो जब सघन में पहुंचेगी तो अभिलंब की ओर सट जाएगी। तो स से सघन, स से सट जाना, और विरल का मतलब दूर भाग जाना। तो एक आ गया तो दूसरा ऑटोमेटिक आ गया। उसके बाद आता है स्केल का नियम, जिसे हम लोग कहते हैं दूसरा नियम, प्रकाश के अपवर्तन का दूसरा नियम। प्रकाश के अपवर्तन का दूसरा नियम क्या होता है कि हमारे पास जो आपतन कोण होता है और अपवर्तन कोण होता है। सर आपतन कोण और अपवर्तन कोण क्या है? ये देखो, यह वाला जो किरण, यह वाला तो आपतन कोण है, और जिधर हमारी अपवर्तित किरण है इसे हम अपवर्तन कोण कहते हैं। तो यह आपतन कोण है या अपवर्तन कोण है। ऊपर हमारा जिधर प्रकाश आती है उसे क्या करते हैं? कहते हैं उसे आपतन कोण कहते हैं। नीचे हमारा क्या है? अपवर्तन कोण। तो वही चीज कहा है कि आपतन कोण और अपवर्तन कोण के साइन के अनुपात दोनों माध्यम के क्या, दोनों माध्यम के अपवर्तनांक के बराबर होता है। मतलब दोनों मीडियम में, कहां एयर है कहां कांच है, उनका जो अपवर्तनांक है उसके क्या होता है? बराबर होता है। तो ऐसे कह सकते हो कि आपतन कोण और अपवर्तन कोण, आपतन कोण मैंने पकड़ लिया आई है और अपवर्तन कोण मैंने पकड़ लिया आर है। क्या है भैया? यह हमारा आई है, ये हमारा आर है। तो आपतन कोण और अपवर्तन कोण के अनुपात को क्या कहते हैं? उनका जो अनुपात होता है दोनों माध्यम में, क्या दोनों माध्यम के अपवर्तनांक n1 और n2 के क्या होते हैं? बराबर होते हैं। इसी को क्या कहा जाता है? स्नेल का नियम। इसी को क्या कहते हैं? स्नेल का नियम। सो व्हाट इज स्नेल का नियम? ये आप थीटा से भी दिखा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो आपतन कोण, आपतन कोण और अपवर्तन कोण, यानी यह वाला जो कोण है इस कोण के बराबर भी होता है। आपतन कोण और यह जो अपवर्तन कोण है इनका क्या लेना? साइन। क्या लेना? कोज्या, फर्जिया लेना है। इनके अनुपात जो होता है वह अपवर्तनांक के क्या होता है? बराबर होता है। इसे ही क्या कहते हैं? स्नेल का नियम कहते हैं। क्या कहते हैं? स्नेल का नियम कहा जाता है। समझिए, ठीक है। अब यह चीज आपने देख लिया कि स्नेल का नियम क्या होता है। ये टॉपिक यहाँ कंप्लीट होती है। अगला आता है प्रकाश का विक्षेपण। सर प्रकाश का बिल्कुल ये बेसिक अभी आप समझ रहे हो कि जो आपने पीछे पढ़ रखा है, इसमें आपको कुछ भी ज्यादा मेहनत ही नहीं करनी है। अगर हम बात करें प्रकाश का विक्षेपण क्या होता है, मतलब जब प्रकाश क्या होती है कि जब किसी प्रिज्म से गुजारा जाए, जब प्रकाश को हम किसी प्रिज्म से गुजारते हैं, तो जब हम किसी प्रिज्म से प्रकाश को गुजारते हैं तो प्रकाश क्या होती है? अपनी 7 रंगों में, 1 2 3 4 5 6 7, तो अपनी 7 रंगों में क्या होती है? विभक्त हो जाती है, मतलब अलग हो जाती है, 7 रंगों में विभाजित हो जाता है। इसी घटना को क्या कहते हैं? प्रकाश का विक्षेपण कहते हैं। सो व्हाट इज
प्रकाश का विक्षेपण। प्रकाश का विक्षेपण जब भी प्रकाश या जो हमारी सफेद प्रकाश होती है, जब वह किसी प्रिज्म से हम लोग गुजारते हैं तो वह प्रकाश 7 रंगों में व्यक्त हो जाती है, जैसे इंद्रधनुष का बनना। तो यह क्या होती, 7 रंगों में हमारा व्यक्त हो जाता है। यह सातों जो होता है, जिसमें हमारे रेड, ऑरेंज, येलो, ग्रीन, ब्लू, इंडिगो या वायलेट, बहुत सारे रंग होते हैं, टोटल 7 रंग। और इन सातों रंगों को याद करने का एक छोटा सा ट्रिक होता है, क्या कि हमारे पास, बताएं ट्रिक क्या होता है। देखो यहां से आप याद कर सकते हो कि कोई ट्रिक ROY, यानी जिसे हम रॉ कहते हैं, क्या ROYGBIV, क्या देखो क्योंकि पहले रेड होता है, फिर ऑरेंज, फिर ये होता है ना। इसको एक छोटा सा मुझे एक कहानी की तरीके से याद था। ओ भाई बता दो बता दो, किसी को याद है कहानी वाली ट्रिक यार? इसको शॉर्टकट में कैसे 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 याद करते थे, देखो दिमाग में नहीं आ रहा है। आ नहीं रहा है। चलो कोई बात नहीं, याद आएगा तो बताएंगे। याद है किसी को? ठीक, मुझे याद नहीं आ रहा है अभी। अभी याद नहीं आ रहा, ठीक बता देंगे। अभी ये क्या होते हैं, ये 7 रंगों में क्या होते हैं, विभक्त हो जाते हैं। सर कौन कौन से 7 रंग? तो ये रेड, ऑरेंज, येलो, ग्रीन, ब्लू, इंडिगो, हमारा वायलेट, ये इतने 7 रंग है ना। अरे नहीं, ये कैसे आता है, एक छोटा ट्रिक था। ये हमारे 7 रंगों में जब प्रकाश किरण किसी प्रिज्म से टकराती है, जब ये 7 रंगों में ये विभाजित हो जाती है, यही पूरी घटना क्या कहलाता है, प्रकाश का विक्षेपण कहलाता है। और वही चीज यहाँ पे लिखा गया है। यह चीज देखो कि विक्षेपण वह प्रक्रिया है जिसमें हमारी सफेद प्रकाश किसी प्रिज्म से गुजरने पर वह अपने 7 रंगों में विभाजित हो जाती है। और ऐसा इसलिए होता है क्योंकि प्रत्येक रंग की जो वेवलेंथ होती है वो अलग होती है। प्रत्येक रंग की जो फ्रीक्वेंसी भी होती है, जैसे रेडियो, विवग्योर, हाँ ऐसे कर, विवग्योर, बहुत बढ़िया, हाँ ऐसे कर सकते हैं, ठीक है। क्या है, जिसकी हमारे पास क्या होती है, वेवलेंथ अलग होती है, फिर उसके बाद उसकी फ्रीक्वेंसी अलग होती है। तो वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी अलग अलग, जैसे रेडियो हो जाए, माइक्रो हो जाए, फिर हमारे पास गामा हो जाए, एक्सरे होता है, तो सब क्या होता है, सबका अलग अलग वेवलेंथ होता है, जिस कारण से अलग अलग प्रकाश भी ये दिखाती है। तो इसी को कहा जाता है प्रकाश का विक्षेपण। तो इसको शॉर्टकट में हम लोग याद करते हैं विवग्योर से, मतलब नीचे से याद करते हैं। कैसे? इसको शॉर्टकट में क्या विवग्योर से याद करते हैं, इधर से नीचे से विवग्योर ऐसे याद करते हैं। वरना 7 तो है, रेड, ऑरेंज, येलो, ग्रीन, ब्लू, इंडिगो, व्हाइट, ये शॉर्ट से याद हो जाएगा। तो ये इतनी सारी टॉपिक थी जो कि मैंने लगभग यूनिट 2 को आधा खत्म कर दिया। यूनिट 2 को मैंने आधा खत्म कर दिया। इसमें क्या क्या टॉपिक हो गया भाई, ये हो गया हमारे पास। और यहाँ पे आपने देखा स्नेल का नियम भी पढ़ लिया, डिफिनीशन भी पढ़ा, ये चीज आपने देख लिया। और क्या पढ़ा है इसमें? तो इतनी सारी चीजें पढ़ चुके हैं। अब इसके बाद हमारा जो आगे का टॉपिक होगा, जो छोटा टॉपिक है, टोटल इसमें पूरा आंतरिक परावर्तन यही सब है इसमें। मैं भी देखा भाई, तो मैं तो खुश हो गया कि चलो ठीक है, एक यूनिट तो आपको पूरा याद ही होगा। और मुझे अनुमान है कितने लोगों को पहले से याद था वो बताए। जिनको पहले से याद था वो एसएस टाइप करे, और पहले से याद भी था और समझ में भी आया। नहीं पूरा कैसे पॉसिबल पूरा कर दे, 10 बजे से मेरी अगली क्लास है। और जिसको कोई भी डाउट नहीं है, क्लियर है, और जिसको नहीं समझ में आया तो 00 टाइप कर दे। जिनको बिल्कुल भी नहीं समझ में आया वो 00 टाइप कर दे। तो जो है यूनिट नंबर 2 में कुछ ज्यादा खास नहीं है ना, 1-2 दिन में खत्म हो जाएगा। फिर यूनिट 3 में हमारा क्या दिखेगा, यूनिट 3 में हमारा फाइबर मटेरियल कनेक्टर है। मतलब यूनिट 3 फिर 4 में फिर आसान हो गया, चौथा चौथा देखो फिर आसान हो जाएगा। चौथा क्या आता है, चौथा में एलईडी, लेजर, जैसे रूबी लेजर के बारे में आप जानते होंगे, रूबी पढ़े हो ना, रूबी लेजर वगैरह, चौथे में हमारा वो पढ़ना है। तो ऑप्टिकल फाइबर में कुछ ज्यादा उतना खास नहीं है।
जो है 5वें यूनिट में थोड़ा बहुत दम लग सकता है। वैसे 2 यूनिट तक तो आपको दिख रहा है, पहला तो खत्म है, दूसरा आप देख ही रहे हो, दूसरा इस वाले महीने खत्म हो जाएगा 2 यूनिट, समझ गए। और जो हमारे इलेक्टिव सब्जेक्ट है, मैं कोशिश करूं क्योंकि 3 सब्जेक्ट इलेक्टिव है, मैं तीनों सब्जेक्ट का कोशिश करूंगा कि 1 यूनिट को 2 लेक्चर में या 1 शॉट वगैरह दे दूं, या एक यूनिट का 2 लेक्चर दूं, क्योंकि 3 सब्जेक्ट हमको तीनों पढ़ाना है। तो ये चीज है सर, हम तो क्लास 10th में कोचिंग कराते हैं फिजिक्स और केमिस्ट्री 2 ईयर से, वैसे ही एक्सपीरियंस हो गया। हाँ वेरी गुड। तो ये सारी चीजें थी, देखो आसान है। और बताओ सागर सर की कुछ प्रॉब्लम, पढ़ाने दे, अच्छे से चल रहा है, बढ़िया पढ़ा रहे हैं, कोई दिक्कत कोई परेशानी हो तो बताइए, सुधार किया जाएगा ना। अब यहाँ पे ऐसा नहीं है कि सारा, देखो मेरे ऊपर काफी ज्यादा प्रेशर था, बहुत ज्यादा। अब मैं कितना रिलैक्स फील करता हूँ, जिस दिन आपकी क्लास नहीं होती उस दिन मैं आपके जूनियर को क्या करते हैं, जूनियर को मैं ज्यादा पढ़ा देता हूँ। मेरी 6 से 7, 7 से 8, 8 से 9, 9 से 10 क्लास है। देखो मैं आपकी क्लास 10 बजे के पहले ही बंद कर देता हूँ, 9:50 हुआ ना क्लास बंद हो गई, या 9:58, 9:55 पे, क्योंकि 10 बजे से फिर से मुझे इलेक्ट्रिकल की क्लास लेनी पड़ती है। तो ये चीज सर, माइक्रोवेव एंड रेडार चूज किया है कॉलेज में। अब यार अलग अलग कॉलेजों में, चलो कोई दिक्कत नहीं, अभी हम 2 टीचर हो चुके हैं। So, दोनों टीचर है तो कोई दिक्कत नहीं रहेगा। सर आर्किटेक्चर में फिगर नहीं रहेगा, चलो हम देख लेंगे एक बार, मैंने पीपीटी नहीं देखा मतलब फर्स्ट वाले में, एक बार हम देख लेंगे आर्किटेक्चर। देखो अभी किताब भी नहीं आई है, कितनी मतलब बुरी बात है कि इन्होंने भी किताब नहीं दिया है। सर इलेक्टिव सब्जेक्ट समझ नहीं आ रहा है क्या पढ़ना है, जब कोई पढ़ाएगा तब तो समझ में आएगा, ये कौन सी बात होती है। ऐसा थोड़ी कोई सब्जेक्ट है सामने रख दिया जाए, देख लिया जाए, समझ में आ जाएगा, ऐसी कोई बात है? नहीं ऐसी कोई बात नहीं। और हाँ, जो भी स्टूडेंट, जैसे अभी मैं आपको बता देना चाहता हूँ, जैसे कोई भी स्टूडेंट, जैसे मान लीजिए आपने 5th सेमेस्टर का बैच लिया, चाहे जितने में, कोई लोग 799 में लिए होंगे, कोई लोग 899 में लिए होंगे, कोई भी लोग लिए होंगे। जैसे छठे सेमेस्टर में जाओगे तो छठे सेमेस्टर में आपको 2 सब्जेक्ट पढ़ना है। कितना सब्जेक्ट? 2 सब्जेक्ट। तो छठे सेमेस्टर में फिर आओगे, फिर आपकी जो छठे सेमेस्टर की भी प्राइस आपको मैं बैच के अंदर बता रहा हूं ताकि आप समझदार बनो, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, मेरा काम है बताना। छठे सेमेस्टर में भी बैच की प्राइस 799 ही रहेगी, इससे कम तो नहीं होने वाला है। दूसरी चीज, अभी जैसे आप लोग का जो हमारा चल रहा है, आप लोग का कम्बो है जो खासकर उन स्टूडेंट के लिए बनाया गया था जो मेरे साथ पहले से ज्वाइन है, एकदम स्टार्टिंग से ज्वाइन है, मैं क्योंकि सभी लोग ज्वाइन है तो उनके लिए बनाया गया था। तो अभी आप जो भी पेमेंट किए हैं ना, अगर कोई अपना कम्बो में ट्रांसफर कराना चाहता है तो उसको जाके बैच में केवल आप क्या करना, अपना कम्बो वाला बैच खोलना, उसमें आपको 1100 रुपए का ऑफ मिलता है। अगर आप ट्रांसफर कराना चाहते हो तो, जबरदस्ती नहीं है, कराना चाहते हो तो उस पे जाके 1100 रुपए का एक बना हुआ कम्बो, 1100, उस पे जाके क्लिक करोगे, 1100 रुपए ऑफ हो जाएगा, बैच की प्राइस 1100 कम हो जाएगी, केवल आपको 499 पे करना पड़ेगा। मतलब जहां आप 800 900 रुपए देते थे, छठे सेमेस्टर का मात्र आपका 500 लगेगा। मतलब वो अभी के लिए बता रहा हूं, ताकि अगर किसी को कराना होगा तो कर लेना, 31 तारीख के बाद खत्म हो जाएगा। तो फिर मेरे से ना कहना कि सर मैं आपका बहुत पुराना स्टूडेंट हूं, मुझे कुछ छूट दे दीजिए। अभी बहुत समय है। हाँ ठीक है। सो गुड नाइट, गुड नाइट सभी को, बढ़िया से पढ़ाई करो, एंजॉय करो। इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग कौन चूज करेगा? आपको लग रहा है कोई इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग चूज करेगा? रीजन पता है क्या है? 4 महीने की ट्रेनिंग है, 1.5 महीने की ट्रेनिंग करके आओ ना, 10,000 रुपए लगा होगा, मुझे पक्का कह रहा हूँ, जो भी गया होगा ट्रेनिंग करने। 4 महीने की ट्रेनिंग में 40,000 रुपए लगेगा, कैसे दोगे 40,000? और कोई अगर ऑनलाइन भी ट्रेनिंग कराएगा तो 4 महीने की ट्रेनिंग है। 1 महीने की ऑनलाइन ट्रेनिंग की फीस कितनी होती है पता है? 35 से 4,000। आप 3,000 पकड़ लो तो 3 चौक 12,000 रुपए। 4 महीने, मिनिमम 4 लिखा, मैक्सिमम 6 महीने ट्रेनिंग करना है। तो ये तो आपके ऊपर डिपेंड, मुझे तो नहीं, मैं तो लगभग 20-25 कॉलेज में पूछा, कोई नहीं चूज करेगा इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग।
आप खुद ट्रेनिंग किए हो, आपको खुद खुद मालूम है यार कि आपको कितना पैसा लगा कितना नहीं लगा, वो आपको खुद पता है, मैं क्यों बताऊं। ठीक है, थैंक यू थैंक यू थैंक यू सभी को, गुड नाइट, टेक केयर, मिलते हैं हम लोग अब कल के डेट में। आज के लिए इतना ही, सभी को बाय बाय, गुड नाइट। किसी को कोई डाउट हो तो पूछ लीजिएगा, मैसेज कर लीजिएगा, कॉल मत कीजिएगा। हाँ, तो बाय बाय, गुड नाइट फ्रेंड्स, सभी को गुड नाइट।